क्या आप जानते हैं कि आज हमारी संसद जिस तरह से काम करती है, उसकी नींव 1857 की क्रांति से भी पहले 1853 में रखे एक कानून ने डाली थी। एक ऐसा कानून जिसने अनजाने में भारत में एक मिनी पार्लियामेंट की नींव रख दी थी। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि अगर संभव हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद। सच में आपके सहयोग से ही हम ऐसा उपयोगी कंटेंट बना पाते हैं। बिल्कुल, और इस वीडियो को लाइक करना और अपनी बहुमूल्य टिप्पणी साझा करना न भूलें। इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। और हाँ, प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड चैनल पे हैं, तो वहां जरूर जुड़ें। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था के 8वें संस्करण के पहले अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गहन विश्लेषण करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अचानक से कहीं से नहीं आ गया। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन की घटनाओं और अधिनियमों में बहुत गहरी हैं। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनका मुख्य उद्देश्य तो व्यापार ही था। हाँ, पैसा कमाना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। और अपने शासन को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने समय समय पर कई अधिनियम यानी एक्ट्स पारित किए। और इन्हीं अधिनियमों ने भारत में सरकार और प्रशासन का एक कानूनी ढांचा तैयार किया। हमारे संविधान और राजव्यवस्था पर इन घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इस विकास को हम कालानुक्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जी चलिए कुछ शुरुआती लेकिन महत्वपूर्ण एक्ट से शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1813, इसकी क्या खासियत थी? देखिए, इस एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि 1813 से पहले भारत के साथ व्यापार करने का लाइसेंस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई और ब्रिटिश व्यापारी आ ही नहीं सकता था। तो इस एक्ट ने वो दरवाजा सबके लिए खोल दिया। बिल्कुल, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, वो उन्होंने अपने पास रखा। और यहाँ से असली दिलचस्प मोड़ आता है। चार्टर एक्ट 1853। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। हाँ, इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। और इसी को मिनी पार्लियामेंट कहा जाए है ना? बिल्कुल, इस परिषद ने एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम किया। यहीं से एक तरह से भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ये बहुत दिलचस्प है। 1857 के विद्रोह से भी पहले वो लोग अपने प्रशासनिक ढांचे में इतने बड़े बदलाव कर रहे थे। हाँ, वो अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत के भविष्य की नींव रख दी। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ और सब कुछ बदल गया। जी, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्हें ये महसूस हुआ कि सिर्फ डंडे के जोर पर राज नहीं चल सकता। सही बात है। उन्हें अपने प्रशासन में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई, और ये बदलाव उनके कानूनों में भी दिखने लगा। और इसी नीति के तहत आया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। हाँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ये भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्यों? क्योंकि इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करके प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। जी, तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में नामित किया। लेकिन एक मिनट, ये सदस्य तो नॉमिनेटेड थे, चुने हुए तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था? अपने वफादार राजा महाराजाओं को बिठा दिया ताकि दुनिया को लगे कि हम भारतीयों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और सच कहूं तो ये एक दिखावा ही था। ये सदस्य चुने हुए नहीं थे और काउंसिल में उनकी कोई खास चलती भी नहीं थी। वो बस वहां बैठ सकते थे। तो फिर इसे मील का पत्थर क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि दिखावा होने के बावजूद इसने एक दरवाजा खोल दिया जो पहले पूरी तरह से बंद था। पहली बार भारतीय उस कमरे में बैठे थे जहां उनके देश के लिए कानून बन रहे थे। ये एक प्रतीकात्मक जीत थी, है ना? हाँ,
ये बात तो है, एक शुरुआत तो हुई। एक विचार की शुरुआत हुई कि भारतीय भी शासन में भागीदार हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं साइमन कमीशन की ओर। ये एक बड़ा विवाद था, है ना? बहुत बड़ा। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के नए संविधान के तहत स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। और समस्या ये थी कि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। जी, एक भी भारतीय नहीं। सोचिए, आपके भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए और उसमें आपसे ही किसी को ना रखा जाए। कि एक गहरा अपमान था। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। बिल्कुल, इसीलिए सभी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, सबने इसका बहिष्कार किया। तो फिर इसकी सिफारिशों का क्या हुआ? जब इतना विरोध हुआ तो रिपोर्ट को फेंक दिया गया होगा। यही तो इतिहास का मजा है। नहीं, बहिष्कार के बावजूद इस आयोग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार और एक संघ की स्थापना जैसी सिफारिशें थीं। और इन्हीं पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। जी, इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए और इन्हीं चर्चाओं के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। यानी जिस कमीशन का इतना विरोध हुआ, उसी की रिपोर्ट हमारे वर्तमान संविधान के एक बहुत बड़े स्रोत का आधार बनी। बिल्कुल, यही विडंबना है। 1935 का एक्ट हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। तो इन सब का मतलब यह है कि इन सभी घटनाओं ने अंततः एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता को जन्म दिया। इसका गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी। मतलब मिक्स्ड बॉडी थी। हाँ। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जुलाई-अगस्त 1946 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73। जी, और अन्य ने 15 सीटें जीती। रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थीं, वो शुरू में खाली रहीं क्योंकि उन्होंने सभा से दूर रहने का फैसला किया था। लेकिन संविधान सभा की अक्सर आलोचना की जाती है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आलोचकों का तर्क है कि इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं चुने गए थे, जो कि एक तरह से सच भी है। सच है। हाँ। लेकिन हमें उस समय की परिस्थितियां भी देखनी होंगी। हालांकि इस स्रोत में यह भी बताया गया है कि सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इन सभी वर्गों की महिलाएं भी। मतलब विविधता तो थी, बहुत थी। महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय के भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसमें शामिल थे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल। 29 अगस्त 1947 को स्थापित इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, मतलब एक लंबा सफर था, कंपनी शासन के अधिनियमों से लेकर ताज के शासन तक, और भारतीयों की धीमी भागीदारी से लेकर अंत में संविधान सभा के गठन तक। हमने अपने संसदीय प्रणाली, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय ढांचे के बीज इन शुरुआती अधिनियमों में देखे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना केवल तारीखों और अधिनियमों को याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों के पीछे के क्यों को समझना है। जब यूपीएससी मेंस में किसी प्रावधान का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है तो ये ऐतिहासिक संदर्भ उस विश्लेषण को गहराई प्रदान करता है। सही बात है। ये आपको रटने से बचाता है और सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। संविधान को अक्सर उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन हमारे निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इसमें आवश्यक संशोधन किए। सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उसे भारतीय बनाया। और यहीं पर आज के श्रोताओं के लिए हम एक विचार करने योग्य प्रश्न छोड़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने केवल नकल नहीं की, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विदेशी प्रावधानों को ढाला। आज के भारत के लिए क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसे हमें फिर से अपनी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से ढालने पर विचार करना चाहिए? इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और YouTube मेंबरशिप से जुड़ें। याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर है और प्रीमियम सामग्री हमारे लीजेंड सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों को उनकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।